हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस की टीचिंग मेथड की जो विधियाँ वो सब करवा रही हूँ। आज व्याख्यान प्रदर्शन विधि पहली विधि करवा चुकी हैं, अब दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि फ्रेंड्स, ये इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। तो जीव विज्ञान में शिक्षण में तथ्यों के अर्जन से अधिक प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? जीव विज्ञान में तथ्यों से अधिक प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अन्वेषण विधि में भी यही आधार है, मतलब कि अन्वेषण विधि में किस पर जोर दिया जाता है? प्रक्रिया पर। चल देख लेते हैं। इसके प्रणेता थे, जीव विज्ञान के जो प्रणेता थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। देखते हैं जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये किससे लिया गया? ह्यूरिस्को से लिया गया है। एक ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से लिया गया। जो ह्यूरिस्को का अर्थ क्या है? खोज करना। चलिए देख लेते हैं। मतलब इसका मतलब, इस विधि का मतलब होता है स्वयं अन्वेषण करने की विधि, मतलब खोज करने की विधि। अन्वेषण विधि वह विधि है जो छात्रों को यथासंभव अन्वेषण की स्थिति में ला देती है। मतलब जो अन्वेषण विधि में जो छात्र होते हैं वो किस का काम करते हैं? अन्वेषण काम करते हैं, मतलब वो खुद खोज करने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। यह विधि निर्माणात्मक फॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव नहीं है। मतलब इसमें हमें कोई सूचना इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, मतलब इसमें हम खुद इसको फॉर्मेट करते हैं, निर्माण करते हैं, अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहले तो पहले स्थान पर कौन है? प्रक्रिया, मतलब खोज करना है। और फिर ज्ञान किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसमें क्या होता है? मेन पॉइंट है बालक एक आविष्कारक का स्थान ग्रहण कर लेता है। बालक किसका स्थान ग्रहण कर लेता है? एक आविष्कारक का स्थान कर लेता है। और उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, वह खुद ही स्वयं तथ्यों की खोज करने लगता है, करता है। अपने अन्वेषण क्रम में वो क्या करेगा? उसे कुछ मतलब प्रॉब्लम दी जाएगी तो सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? पहले पुस्तक, अपने अन्वेषण क्रम में वह पुस्तकों एवं अध्यापक की सहायता ले सकता है और विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। केवल निष्क्रिय ढंग से सूचनाएं मात्र नहीं एकत्रित करता। मतलब सबसे अन्वेषक में पहले पुस्तकों से पता करेगा, अध्यापक की सहायता लेगा, तब वे अन्वेषण कार्य कर सकता है। अध्यापक का कार्य है कि वे पृष्ठभूमि में रहते हुए उसको निर्दिष्ट मार्ग पर मार्गदर्शन करे। अध्यापक कार्य क्या हो जाता है इसमें जो मेन तो फोकस के शिक्षार्थियों पर होता है, और अध्यापक क्या करता है? मार्ग प्रदर्शन का कार्य करता है। चलिए देखें, इसके सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत क्या है अन्वेषण विधि का? स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। छात्रों के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। वे प्रयोगों को किसी भी प्रकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे चिंतन अन्वेषण करने को स्वतंत्र होते हैं। और इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं, अन्वेषण कार्य कर सकते हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड है अन्वेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी। छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए कहा जाता है। मेन यही है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधि में छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और अधिक से अधिक अन्वेषण करने के लिए कहा जाता है? तो कौन सी विधि में? अन्वेषण विधि में। चलिए देखते दूसरा प्रिंसिपल क्या है। दूसरा है तार्किक चिंतन का सिद्धांत। कौन सा? तार्किक चिंतन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। आगमन और तर्कों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जो अन्वेषण विधि किस पर आधारित होगी? चिंतन पर आधारित होगी, क्योंकि अन्वेषण कार्य करेंगे तो वो सोच समझ के कुछ करते हैं कि मतलब कैसे हम लोग इसका अन्वेषण करें, क्या करें। हम पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित है। और करके सीखने का सिद्धांत, जो शिक्षण का मेन उद्देश्य ये करके सीखने का सिद्धांत, ये करके सीखने का सिद्धांत, ये विधि उस पर बेस्ड है। मानव मस्तिष्क के एक भंडारण की तरह कार्य नहीं करता है, जिसमें तथ्यों को भावी प्रभावों के रूप में एकत्रित किया जाता है। एक जैविक प्रक्रिया है, कुछ भी समन्वित रूप से मानसिक रूप से एकत्रित करता है। ज्ञानार्जन है तो ये सभी मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं।
इसी तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट मेन चीज़ तो यही बेस्ड है, करके सीखने पर बेस्ड होती है। 5वां नंबर देखते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। इस विधि में छात्रों के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। वे निश्चित समस्या समाधान हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। वे निश्चित नियमों और सिद्धांतों की खोज करते हैं। इस प्रकार यह विधि विकास पर जोर देती है, एकत्रीकरण पर नहीं। यह पूर्णतः उपयोगिता केंद्रित है। जो उपयोगिता केंद्रित विधि कौन सी है? अन्वेषण विधि है। व्यक्तिक कार्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वर्क। इस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी मानसिक शक्ति व अपनी गतिशीलता के अनुरूप कार्य करता है। उसके कार्य का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जाता है। अतः व्यक्तित्व कार्य का इस विधि में बहुत महत्व होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। अध्यापक यानी क्या होता है? अध्यापक। अध्यापक क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं और सहयोगी की भांति कार्य करते हैं। इसमें मतलब छात्र खुद अन्वेषण कार्य करेगा, लेकिन उसमें जो पथ प्रदर्शन होगा वो अध्यापक करेगा। स्वयं में स्वाध्यायी होना चाहिए। उसके अध्ययन का विस्तार गुणात्मक होना चाहिए। जो टीचर है स्वाध्यायी हो, उसके अध्ययन का विस्तार कैसा? गुणात्मक हो। उसमें स्वयं में अन्वेषण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब टीचर में अन्वेषण की प्रवृत्ति होगी वो तभी तो शिक्षार्थियों को इसके लिए प्रेरित करेगा। वह स्वयं में वस्तुनिष्ठता में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। स्वयं में नवीन के प्रति जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। कक्षा एवं कार्य प्रयोगशाला में दोनों में स्वतंत्रता का वातावरण रख सकने में समर्थ होना चाहिए। उसे प्रश्न पूछने की कला में निपुण होना चाहिए। सूचना प्राप्त करने के साधनों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। उसे छात्रों की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर होना चाहिए। ये अध्यापक के गुण बताए गए इसमें। अब देखते हैं अभी इसके गुण क्या हैं, अन्वेषण विधि के गुण क्या हैं, देख लेते हैं। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक। जो अन्वेषण विधि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। यह विधि सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधारों पर आधारित है, क्योंकि इसमें समस्या निवारण हेतु विभिन्न मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे हमें कोई समस्या अगर इसमें दी जाती है, उसको निवारण हेतु हमें क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, हमारा मस्तिष्क का विकास होगा, मानसिक शक्तियों का प्रयोग होगा। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सृजन। बालकों में परिश्रम, स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता, क्रियाशीलता, आत्मभाव प्रकाशन की क्षमता का विकास होता है। वे निरीक्षण, परीक्षण, तुलना आदि को विशेष महत्व देते हैं। चलिए तीसरा नंबर के ही गुण है अन्वेषण विधि के। छात्र अध्यापक संबंध। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर अध्यापक ध्यान दे सकता है। फलस्वरूप छात्र और अध्यापक के मध्य स्वस्थ संपर्क सहयोग स्थापित होता है। मतलब इसमें छात्र और अध्यापक का संबंध कैसे होगा? अच्छा होता है, सहयोग की भावना होती है इसमें। स्थायी ज्ञान, क्योंकि बालक स्वयं अनुसंधान करके ज्ञान प्राप्त करता है, फलस्वरूप अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्योंकि जब छात्र स्वयं सीखेगा तो ज़्यादा समय तक ज्ञान को रख सकता है, स्थायी रह सकता है। गृह कार्य, छात्रों को किसी प्रकार का नियमित गृह कार्य नहीं दिया जाता भावी जीवन के लिए, क्योंकि छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से समस्या निराकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से वह भावी जीवन में समायोजन में सहायक होता है। अनुशासन, शिक्षा का वातावरण सक्रिय एवं सजीव होता है, इस कारण किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होती। तो अन्वेषण विधि में अनुशासनहीनता नहीं होती है। और इसके दोष भी हैं फ्रेंड्स, हर चीज़ का गुण है तो इसके दोष भी हैं। चलिए देखते हैं इसकी क्या, अन्वेषण विधि के क्या दोष हैं। अन्वेषण विधि के दोष हैं। यह विधि छोटी आयु के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि वे मात्र कुछ तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकें। फिर दोष, यह विधि छोटी आयु के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि वे मात्र कुछ तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकें। इस विधि में ज्ञानार्जन की प्रगति बहुत धीमी होती है। हाँ, इसमें टाइम लगता है। अन्वेषण विधि में अन्वेषण करने में तो टाइम लगेगा। तीसरा, प्रत्येक
वस्तु इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती। जरूरी नहीं कि हर चीज़ में ही अन्वेषण वाला विधि का यूज हो। इस प्रणाली से संबंधित पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इतने कुशल व योग्य अध्यापकों को मिलना कठिन है। इसमें मार्गदर्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए अच्छे कुशल अध्यापकों को होना जरूरी है, लेकिन इतने अध्यापक आजकल मतलब मिलना मुश्किल है। मास एजुकेशन, जन शिक्षा, इस विधि के माध्यम से संभव नहीं होती। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि यह विधि विज्ञान शिक्षण के लिए एक आदर्श विधि है, किंतु अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले साधनों का सर्वत्र उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, तो ये हो गए अन्वेषण विधि की दो। फ्रेंड्स, आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।